वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वीज़ास के जो भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, वीज़ा के लिए जो जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उन सभी के बारे में। आज की एक वीडियो में आप जानेंगे कि वीज़ा के जो मोस्ट ऑफ द रिजेक्शंस आते हैं इटाली में, वो उनके पीछे रीज़न क्या होता है। व्हाट विल बी द रीज़न बिहाइंड सो मेनी वीज़ा रिजेक्शंस फ्रॉम इटली। ओके, तो अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो आप वीज़ा रिजेक्शन से बच सकते हैं। प्लस आज आप देखेंगे कि आप वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर कराने रहते हैं इटालियन स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि इटली में कमिंग इनटेक के लिए एप्लीकेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऑफर लेटर भी आ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है वीज़ा एप्लीकेशन का। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने प्री एनरोलमेंट भी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। प्री एनरोलमेंट के बाद आपको समरी मिलता है, उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। वीज़ा के टाइम पे जो मोस्ट ऑफ दी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, उसमें से प्राइमरी है आपके फंड्स। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो रीज़न रहता है इटली में वीज़ा रिजेक्शन का वो रहता है इम्प्रॉपर फंड्स। पहले के अगर हम प्रीवियस 2 ईयर्स की बात करते हैं तो इटालियन एम्बेसी ने डिसाइड किया हुआ था कि स्टूडेंट को सिर्फ 1 ईयर का जो अपना लिविंग एक्सपेंसेस का फंड है वो ही नॉर्मली शो करना है, जो कि इंडियन करेंसी में अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 6 लाख के आसपास रहता है। लेकिन अभी जो रीसेंट अपडेट है लास्ट ईयर से, वहाँ पर ये हुआ कि एम्बेसी ने वो अपडेट कर दिया, नया अपडेट, कि अब स्टूडेंट को अपना जितने भी टाइम का कोर्स ड्यूरेशन उसका ओवरऑल है उतने टाइम ड्यूरेशन का उसको फंड शो करना होगा। तो अगर स्टूडेंट मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो उनको 11 to 12 लाख मिनिमम बेसिस पे अपने अकाउंट में शो करना रहता है। वहीं अगर स्टूडेंट बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो 16 to 18 लाख उनको आइदर अपने अकाउंट में, स्टूडेंट के अकाउंट में और स्पॉन्सर के अकाउंट में रखना है। लेकिन प्रेफरेबल यही है कि स्टूडेंट अगर उसको अपने अकाउंट में रखे तो, और वो जो अमाउंट है वो स्पॉन्सर के अकाउंट से ट्रांसफर होना चाहिए, पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा रिक्वायरमेंट है कि आपका जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस अमाउंट को जस्टिफाई करना चाहिए। इसका मतलब कि जो भी स्पॉन्सर कर रहा है स्टूडेंट को, उस स्पॉन्सर के कम से कम 3 इयर्स के ITR आपको प्रेजेंट करने हैं, प्लस आपको बैंक स्टेटमेंट भी सबमिट करना होता है। बैंक स्टेटमेंट के लिए काउंसलेट्स के अलग अलग रूल्स रहते हैं। अगर आप इटालियन स्टडी वीज़ा के लिए अगर आप दिल्ली काउंसलेट में अप्लाई कर रहे हैं तो दिल्ली काउंसलेट में आपको 3 इयर्स का बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना रहता है। मुंबई काउंसलेट में यूजुअली आपका 3 मंथ्स का स्टेटमेंट सबमिट करना रहता है और कोलकाता काउंसलेट में 6 मंथ का स्टेटमेंट आपको सबमिट करना रहता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टूडेंट अगर फंड कहीं से बोरो करता है तो वो स्टेटमेंट में उसको प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पाता और ये वीज़ा का मेन रिजेक्शन रहता है। तो अभी से आप लोगों के लिए एक एडवाइस है कि जो भी स्टूडेंट इटली स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अभी से अपना फंड मेंटेन करना स्टार्ट कर दें, जिससे कि अभी थोड़ा थोड़ा फंड आप मेंटेन करेंगे और लगभग 2 मंथ्स आगे, अगर सपोज अभी मार्च चल रहा है तो आपका अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट वीक तक वो फंड पूरा मेंटेन हो जाना चाहिए। फिर आप उस फंड को अपने अकाउंट में रखिए और लेटर ऑन जुलाई लास्ट अगस्त में आप, जुलाई लास्ट या अगस्त मिड में आप वीज़ा फाइल कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपका जो फंड है वो प्रॉपरली आपके अकाउंट में अराउंड 2 मंथ्स तक भी आपका रहेगा, तो वो एक जस्टिफाई हो सकता है कि ये सिर्फ फंड्स जो है वो आपसे बिलोंग करते हैं। सेकंड जो वीज़ा का रिजेक्शन रहता है फ्रेंड्स वो रहता है इंटरव्यू। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वीज़ा इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं, जिसकी वजह से इंटरव्यू का वो प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करते। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि स्टूडेंट को इंटरव्यू के दौरान कुछ चीज़ें जस्टिफाई करनी होती हैं। वो मेजरली जो एम्बेसी रहती है, एम्बेसी का कंसर्न रहता है कि आप कोर्स को लेकर के कितना प्रिपेयर है, आपने कोर्स को लेकर के रिसर्च किया है या नहीं, प्लस आपका यूनिवर्सिटी जहाँ लोकेटेड है, यूनिवर्सिटी को लेकर के आपने रिसर्च किया है या नहीं किया है। यहाँ पर आपका अभी करेंटली स्टे है, क्योंकि आप इटली वीज़ा के लिए आपको पहले से अकोमोडेशन भी दिखाना होता है, तो वो स्टे आपका कहाँ है, उसके बीच में और यूनिवर्सिटी के बीच में कितना डिस्टेंस है, मोड ऑफ ट्रैवल क्या रहेगा, बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपको पहले से ध्यान रखना है और पर्टिकुलरली रिसर्च करना है। अगर आप नहीं करते हैं ये रिसर्च तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है और आपको वीज़ा रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, ये 2 मेन चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है वीज़ा फाइल करते समय। रेस्ट, अगर आपका रिजेक्शन आता भी है तो आपको वहाँ पर पैनिक नहीं होना, आपको तरीका ढूंढना है कि आपका रिजेक्शन जो आया वो रिजेक्शन क्यों आया।
आपको उसका एक रीज़न ढूंढना है। जब भी रिजेक्शन आता है तो आपको पर्टिकुलरली रीज़न के साथ एक डॉक्यूमेंट मिलता है, प्लस आप उसी इनटेक के लिए वापस से अपना वीज़ा रीअप्लाई भी कर सकते हैं। और यकीन मानिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट टाइम रिजेक्शन आता है और उसी इनटेक में वो वापस से अप्लाई करते हैं तो उनका वीज़ा भी आ जाता है। बस आपको ज़रूरत है प्रॉपर गाइड की, जो कि आपको गाइड कर पाए कि आपका किस रीज़न से ये रिजेक्शन आया और वहाँ पर हम क्या क्या और फर्दर डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या फर्दर फाइनेंशियल सपोर्ट टाइप डॉक्यूमेंट्स हम वहाँ पर वापस से अप्लाई करके आपका वीज़ा अगेन अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपका वीज़ा आप लोगों को मिल जाए और आप अपना अब्रॉड स्टडी का जो ड्रीम है उसको फुलफिल कर पाए। तो स्टूडेंट्स, कमिंग इनटेक सितंबर 2022 के लिए अभी एप्लीकेशंस करेंटली रनिंग मोड में है। तो जो भी स्टूडेंट अपना एप्लीकेशन सबमिट कराना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में या अपना अब्रॉड स्टडीज़, फ्री अब्रॉड स्टडीज़ का जो ड्रीम है वो अचीव करना चाहते हैं, तो आप अपने एप्लीकेशंस, अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास application02meridian.org पे शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपके एप्लीकेशन का फ्री ऑफ कॉस्ट इवैल्यूएशन करते हैं और हम ये आपको बताते हैं कि आप किस किस यूनिवर्सिटी में किस किस कोर्स के लिए आपका प्रोफाइल एलिजिबल है, और आप वहाँ पर अगर अप्लाई करते हैं तो आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। ऐसे ही मोर अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू।